पुतिन ने युद्ध में नया प्लान बना लिया है। ये वो प्लान है जिससे यूक्रेन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही युद्ध हार जाएगा। असल में पुतिन ने ऐसा षड्यंत्र किया है जिससे यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार तय है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन का नया वॉर प्लान क्या है? यूक्रेन सिर्फ 7 दिन के अंदर ही जंग कैसे हार जाएगा? इसका खुलासा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। अगर पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म कर दिया जाए तो यूक्रेन फोर्स एक हफ्ते तक जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ रूसी राष्ट्रपति का बयान ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन को पराजित करने का नया प्लान और उसका ऐलान है। अगर पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म कर दिया जाए तो यूक्रेन फोर्स एक हफ्ते तक जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। सुना आपने, पुतिन ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि जिस दिन भी नेटो के हथियार को रूस खत्म कर देगा, उसके एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद ही नहीं बचेगा। इस बाबत पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन की हथियार सप्लाई पर ब्रेक लगाई जा रही है। एक तरफ रूसी सेना युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों के हथियारों की कब्र खोद रही है। रूसी सेना की बारूदी बारिश में हर रोज नेटो से मिले हथियार बड़ी तादाद में खत्म हो रहे हैं। रूस उन देशों को भी डरा धमका रहा है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। पुतिन के इस रणनीति का असर भी दिख रहा है। कई देशों ने हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। पोलैंड ने भी हथियारों की सप्लाई रोक दी है। ब्राजील ने मदद देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, कई देशों में यूक्रेन को मिलिट्री मदद को लेकर विद्रोह भड़क गया है। लोग यूक्रेन को हथियार नहीं देने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें ज्यादातर लोग यूक्रेन को मिलिट्री मदद देने के खिलाफ हैं। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 41% लोगों ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देना चाहिए, जबकि 35% लोगों ने हथियारों की सप्लाई रोकने को कहा। 24% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन की रणनीति यही है? क्या रूस का हथियार सप्लाई रोकने वाला प्लान विदेशों में भी कामयाब हो रहा है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन पुतिन ने अपने नए प्लान के बारे में जैसे ही खुलासा किया, ज़ेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन भी टेंशन में आ गए। रूस के प्लान से घबराए ज़ेलेंस्की यूरोप पहुंच गए। उन्होंने स्पेन के ग्रेनेडा में यूरोपीय देशों के नेताओं से मुलाकात कर हथियारों की मांग की। युद्ध शुरू होने के साथ ही यूक्रेन का डर समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें काम करना होगा, रूस से लड़ना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुझे 100% समर्थन का भरोसा दिया है। ज़ेलेंस्की के जद्दोजहद के बाद कई देशों ने मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन 4,990 करोड़ रुपए के हथियार देगा। जर्मनी टॉरस मिसाइल तो नहीं देगा, लेकिन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। हालांकि अभी उसने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। स्पेन यूक्रेन को 6 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देगा।
अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली और फ्रांस हथियारों की नई खेप देने वाले हैं। Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день. यूक्रेन के पास अब ज्यादा एयर डिफेंस होंगे, इस बात का समझौता हुआ है। इसके लिए स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैनिकों के पास अधिक तोपें होंगी, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार होंगे। धरती के ध्वंस की रणभेरी बज चुकी है। पहली बार पुतिन 3 मिनट से ज्यादा परमाणु शक्ति पर बोले हैं। रूस के सबसे विनाशक हथियार युद्ध के मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं। पुतिन ने सबसे विनाशक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा कर दी है। पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी जारी कर दी है कि पहला हमला रूस नहीं करेगा, लेकिन पहला मौका दुश्मन को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पुतिन ने जो रेड लाइन खींची थी, अमेरिका उसे लांघ चुका है। रूस के सोची शहर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह ऐलान कर दिया कि रूस सबसे विनाशक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। सोची के वालदाई डिस्कशन क्लब में मौजूद राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यह स्पष्ट कर दिया है कि क्रेमलिन और ड्यूमा दोनों से परमाणु हमले के लिए अनुमति मिल चुकी है। Внимание, расчет, пуск! राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु शक्ति पर जो कहा, वो धरती का सबसे बड़ा डर है। Всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях. युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार जनवरी 2023 में ये चेतावनी जारी की थी कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। तब डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट यानी धरती के अंत से 90 सेकंड दूर थी। लेकिन सोची के मंच से पुतिन ने जैसे ही रूस की आक्रामक और रक्षात्मक चेतावनियां एक साथ जारी की, डूम्सडे क्लॉक को 30 सेकंड आगे बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने जो बयान सोची के मंच से दिए हैं, उसके बाद इस विनाशक घड़ी का मिनट वाला कांटा 30 सेकंड आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि रूस ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो यूरोप और अमेरिका पर परमाणु हमला होने का संकेत दे रहे हैं। रूस ने नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल बोरिवेस्निक का परीक्षण किया है। इसका रूसी कोड नेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है। इस मिसाइल की ताकत है कि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है। ये एक क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से सतह के बहुत करीब उड़ती है। धरती के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल है। खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है स्काईफॉल।
इस मिसाइल के साथ ही रूस ने सरमत रॉकेट सिस्टम पर भी नए परीक्षण किए हैं। Последнее успешное испытание «Буревестника». Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой. पुतिन ने अपने 2 सबसे विध्वंसक हथियारों को हमले के लिए तैयार कर दिया है। रूस अब स्टार्ट के बाद CTBT यानी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि से भी बाहर हो सकता है। रूसी संसद का निचला सदन ड्यूमा कभी भी इस प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है। यानी परमाणु परीक्षण फिर शुरू किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि अब रूस परमाणु हमले के अंतिम चरण में है। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और पूरे रूस में परमाणु हमले की चेतावनी जारी हो चुकी है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से पूरे देश में युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। तीसरा चरण होता है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सरमत बोरिवेस्निक को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। चौथा चरण होता है परमाणु परीक्षण और रूस CTBT से बाहर हो सकता है। 5वां चरण होता है सुरक्षा परिषद की अनुमति और रूसी सुरक्षा परिषद से अस्तित्व पर खतरा होते ही परमाणु हमले की अनुमति मिल चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा हो चुकी है। रूस कभी भी अपने सबसे विनाशक हथियारों को अमेरिका और यूरोप पर लॉन्च कर सकता है। रूस हमले के लिए महाविनाशक जार बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। इस बॉम्ब की क्षमता 50 मेगाटन है। हिरोशिमा पर गिराए बॉम्ब से कई गुना ज्यादा ताकतवर ये बॉम्ब एक विस्फोट से पूरी मेगा सिटी को ध्वस्त कर सकता है। रूस की बुरेवेस्निक नाम की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। इसकी रेंज अंतहीन मानी जाती है क्योंकि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है। इसकी विशेषता यह है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है। क्रूज मिसाइल होने की वजह से इसके सामने सभी डिफेंस सिस्टम फेल हैं। पुतिन का तीसरा हथियार है ICBM सरमत। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रफ्तार है 19,300 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन का चौथा महाविनाशक वेपन है ICBM यार्स। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन का पांचवा विनाशक हथियार है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक मार करने की है। रफ्तार 12,200 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह न्यूक्लियर हमला कर सकती है। पुतिन ने यूरोप और अमेरिका को मिलाकर 5 टारगेट फिक्स कर दिए हैं। ये टारगेट हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इन टारगेट में नेटो की तीनों परमाणु शक्तियों अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को रखा गया है। पुतिन ने धरती के अस्तित्व पर मंडराते हुए परमाणु खतरे के लिए जिम्मेदार नेटो को ठहराया है। Может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спросите, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои.
извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах. Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович. परमाणु हमले का आधार और हथियार दोनों तय हो चुके हैं, क्योंकि अब पुतिन के धैर्य की सीमा लांघी जा चुकी है। पुतिन ने युद्ध में अमेरिका और यूरोप के लिए एक रेड लाइन खींची थी, लेकिन पुतिन की इस रेड लाइन को बार बार लांघा गया। राष्ट्रपति पुतिन ने अक्टूबर 2022 में जब यूक्रेन के 3 क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित किया, तब अपनी शर्तें यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के सामने रखी थी, जो शर्तें टूटती गईं और यूक्रेन के हमलों का दायरा बढ़ता गया। रूस ने 2022 में कहा था कि यूक्रेन स्वायत्त क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक पर हमला ना करे, लेकिन यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट से हमले जारी रखे, यानी रूस की रेड लाइन का उल्लंघन। इसके बाद यूक्रेन को चेतावनी दी गई कि क्रीमिया पर हमले ना किए जाएं, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला कर दिया, यानी एक बार फिर रेड लाइन तोड़ी। इसके बाद रूस ने कहा कि विदेशी हथियारों से उसकी जमीन पर हमला ना किया जाए। यूक्रेन ने बेलगोरोद, रोस्टोव तक विदेशी हथियारों से हमले करके फिर रेड लाइन लांघी। इतना ही नहीं, रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन ने ड्रोन बरसाकर हद पार कर दी। इक्कीस और 22 सितंबर को हमलों में रूस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्लैक सी फ्लीट के 2 शिप और 1 सबमरीन नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही साकी एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने रूस के 18 फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। रूस अब रेड लाइन क्रॉस करने का प्रतिशोध ले रहा है और वॉर ड्यूटी पर तैनात विनाशक एटमी हथियार कभी भी फायर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।